हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जी हाँ, आप लोग 4 लोग ज्वाइन किए हो अभी तक? कि थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, है ना? 4-5 मिनट देख लेते हैं। राधे राधे सर। अच्छा, राधे। थोड़ा देर हम लोग वेट कर लेते हैं, उसके बाद ठीक है स्टार्ट सर। करेंगे। ठीक है। सर तो मैं पानी पे लेता हूँ, 1-5 से स्टार्ट करोगे ना आप? हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। जी माधव, कोई और क्लास है क्या आपका? नो सर, मुझे ये कहना था कि मुझे लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो नहीं बनते हैं। तो अच्छा, आप क्या मुझे वो करा डेलीगेट्स। दो? हाँ, तो उसका ना कोई सेशन रख लेंगे हम लोग एग्जाम से पहले एक। ठीक है। ओके सर। क्रिकेट में। सर हाँ सर, कल मैं ना वो सोच रहा था कि जैसे जो फिजिक्स में जैसे एक हफ्ता रह गया है एग्जाम में जेईई के, तो कुल उन चैप्टर्स को करने के लिए मतलब जिनमें ना परफेक्ट हो जाए और जिनसे क्वेश्चन आए तो बन जाए। तो मैंने थोड़ा अपना एनालिसिस किया, तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, सही है कि नहीं। मॉडर्न देखो, सामी। ये तो अब कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा किस टॉपिक का, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप उस चैप्टर को कितने अच्छे से किए हो। तो वो चीजें तो हर एक स्टूडेंट के लिए वेरी करेगा, तो आपको जो भी बनाओगे वो अपने अनुसार बनाओगे, है ना? कि आपका कौन कौन चैप्टर, कौन कौन टॉपिक किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, तो उसके अनुसार बनाओगे ना। हाँ, तो बतलाओ आप कौन कौन सा है अमित? बात जा रही है ना? हेलो। हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, क्या कह रहे थे आप? बताऊँ कि हाँ, पहले आप बतला दो कौन कौन चैप्टर है। हाँ सर, आप बता देना मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, और इसका वेटेज मैंने देखा ना तो 12 से 16 मार्क्स का। तो हम्म। ये सही है? हाँ, ये तो सही है। मतलब 12-16 मतलब आपके कितने हो गए, 4-8-12, मतलब 3-4 क्वेश्चन आ हाँ जाते हैं हर पेपर में। हाँ। तो देखो, 3 क्वेश्चन तो आपको मॉडर्न से ही मिल जाएगा। तो मतलब एक। 12-16 मार्क्स हम कर सकते हैं इस चैप्टर को हाँ करके, हाँ, श्योर हो जाएंगे। आराम से। यस। और
दूसरा मैंने देखा जो मतलब चैप्टर्स में से मतलब ये रिसेंट अटेम्प्ट भी देखा और मैंने कुछ साल देखा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वर्क पावर एनर्जी जिसमें से ना 12 मार्क्स का वो है वेटेज। मतलब 3 क्वेश्चन जरूर हर मतलब जमेंगे तो जमेंगे 3 क्वेश्चन। करेंट देखो, करेंट और कैपेसिटर लगभग सिमिलर है, ठीक है। तो करेंट और कैपेसिटर मिला के दो तो आएंगे, मिनिमम दो तो आएंगे ही, ठीक है। मतलब ना भी आने वाले होंगे तो 2 तो दे ही देगा जेई। हाँ हाँ, दो तो आएगा ही, ठीक है, दो दोनों तीन मिला चैप्टर के कर लिया करेंट। तो सर मतलब 12 मार्क्स इसके, और हाँ, मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर के 16 मार्क्स, तो आपके कितना होगा 28 मार्क्स अपने बन जाएंगे कंफर्म। यस यस। तो मतलब सही है, मतलब ये इसमें कुछ हाँ वो हाँ, झूठा तो नहीं है ना कुछ। नहीं नहीं, ये सही है, ठीक है। मॉडर्न से ठीक है। आते हैं, करेंट से भी आते हैं, करेंट कैपेसिटर, तो इससे सर अभी दो तो तो उतना रहेंगे टाइम ही। नहीं है, एक ना वो ग्रुप पे शेयर हुआ था ना लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो मैं सोचा उतना तो एक हफ्ते में हम्म, टाइम है नहीं, मतलब अब जितने ज्यादा नहीं चैप्टर करने का, तो 4-5 कर लो नहीं। मतलब, ताकि इतना तो कंफर्म हो ही जाए कि मतलब भाई ये तो हम्म, हो ही जाए। और हाँ, और आपका मतलब मान लो कि फिजिक्स में और कौन सा टॉपिक अच्छा है? इलेक्ट्रोस्टैट से सर, लेकिन मुझे ना अगर हाँ, क्वेश्चन अगर हार्ड आ गया ना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोस्टैट। हाँ। चलो, तो नहीं, क्वेश्चन आएंगे तो इजी ही आते हैं यार, उतना भी तो टफ नहीं आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या ही पूछ लेगा वो, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रोस्टैट से इजी तुम आ गया देखे तो ही फिर हो। सही रहेगा। हाँ, अभी तक मतलब जनवरी शिफ्ट में तुम देखे ही हो, कोई तो क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो इलेक्ट्रो का हार्ड था, टफ था, यस सर। ठीक है। फ्लक्स वगैरह ही ज्यादातर पूछ रहे हैं, पोटेंशियल पूछ रहे हैं, फील्ड पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज आप देख लेना, स्फीयर वगैरह का देख लेना, स्फीयर के कारण पोटेंशियल फील्ड वगैरह, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सब देख यस लेना सर। अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया। और 11th सर में रे भी ऑप्टिक और वेव ऑप्टिक्स ना मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूं, क्योंकि ना उसमें से कुछ क्वेश्चंस मुझे लग नहीं रहे आ रहे हैं, मतलब टाइम वेस्ट है क्योंकि कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो। क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स से तो क्वेश्चन दो से तीन रहेंगे, लेकिन आपको अगर टफ लगता है तो छोड़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि मतलब अब उसको क्वेश्चंस में अब सर टफ लगता है क्योंकि ना उतना ना हाथ जमा नहीं है उनके क्वेश्चंस में। तब छोड़ सकते हो तुम, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये नहीं होंगे या होंगे भी तो गलत हो जाएंगे, तो उसको तुम स्किप कर सकते हो। उसके जगह जो आपका मतलब स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको कर सकते हो, ठीक यस सर। है। जैसे मैकेनिक्स वगैरह में कोई होगा आपका, ठीक है। क्योंकि आप बोल रहे हो कि वर्क एनर्जी पावर करोगे, तो वर्क एनर्जी पावर करने के लिए तो मैकेनिक्स का रिटर्न्स लॉ वगैरह, काइनेमेटिक्स वगैरह आपको आता होगा। हाँ हाँ सर बेसिक उसका आता है। हाँ, तो ये सब कर लेना थोड़ा, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन देख लो, तो यूनिट एंड डायमेंशन से मतलब फिक्स है कि एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मतलब इस बार 10 शिफ्ट हुए थे, ठीक है। तो एक दो शिफ्ट छोड़ के हर एक में एक क्वेश्चन, एक से जो कोई कोई में तो दो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन देख लेना, एरर और यूनिट एंड डायमेंशन, हो सकता है कि एरर से पूछ जाए या यूनिट एंड डायमेंशन से पूछे, तो ये दोनों देख लेना, यस है सर। ना। तो ये हो गया। तो ये चीजें ना जो आप बोले, तो वो चीजें पर्सन टू पर्सन, मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट को डिफर करेगा कि आपका टॉपिक कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि अमित ने बोला कि उसका ऑप्टिक्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो वो ऑप्टिक्स को छोड़ सकता है। अगर मान लो किसी का ऑप्टिक्स अच्छा हो, मान लो कि किसी का नाम लेते हैं भाई, उनका ऑप्टिक्स अच्छा है, तो वो ऑप्टिक्स कर लेगा, ठीक है। वो उसका हो सकता है कि सेमीकंडक्टर वीक हो, क्योंकि वो थियोरेटिकल है, ठीक है। तो अगर हो सकता है कि वो वीक हो, तो वो उसको छोड़ सकता है, ठीक है। तो वो अपने अनुसार वो बना लो कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अनुसार अपना 4-5 चैप्टर, और ये भी देख लेना कि उससे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं लेना है कि कोई चैप्टर ऐसा ले लिया जिससे क्वेश्चन ही ना आता होता, ठीक है। तो वो चीजें देख कर आप करना, फिर अपना सिलेक्ट कर लेना कि 3-4 टॉपिक, 4-5, चार, ऐसा कर लेना कि कम से कम 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आप कर लो वहां से, ठीक है। उसके अनुसार आप लास्ट 1 वीक में रिवीजन कर सकते हो, समझ गए। यस सर। चलो, अब हम स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा। ईएम वेव की अगर हम बात करें, तो मैं फार्मूला वगैरह जो कॉन्सेप्ट है वो लिख लिया हूँ पहले, तो बेसिकली अपना रिवीजन का क्लास है, ठीक है। तो हम बेसिकली रिवीजन पे ही फोकस करेंगे और क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। नीचे जो है ईएम वेव का, तो देखो ये ना, ईएम वेव में दो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट पे आ सकता है, ठीक है, और दूसरा ईएम वेव का कॉन्सेप्ट पे आ सकता है, ठीक है। एक तो हो गया, ठीक है, एक तो हो गया डिस्प्लेसमेंट करेंट। इस पे अभी तो एक तो मतलब पिछले शिफ्ट में शायद नहीं था क्वेश्चन, वीएम वेब पे तो था, इस पे नहीं था। तो हो सकता है कि इस वाले
सेशन इस बार है शिफ्ट में, ठीक है। हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन आए डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, ठीक है। और ये इजी है, एक दो फार्मूला है वो याद रखोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे। एक हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट और दूसरा हो गया ईएम वेव का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। ईएम वेव एक अलग ही, दोनों एक ही में आ जाते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट देखोगे, एनसीईआरटी देखोगे तो ईएम वेव के चैप्टर में ही डिस्प्लेसमेंट करंट का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस पे थोड़ा सा बात कर लेंगे, फिर इस पे आएंगे और फिर लास्ट में अपना क्वेश्चन रहेगा, है ना। और क्वेश्चन भी जो है वो 25 और 24 के ही पूछेंगे क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट करेंट, दो तरह के करंट होते हैं, ठीक है, जनरली डिफाइन किए जाते हैं। एक तो करंट होता है जो इलेक्ट्रॉन के, या ऐसे बोल सकते हैं चार्ज के फ्लो, चार्ज में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो करंट होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कंडक्शन करंट बोलते हैं। जो एक मान लो कि एक बैटरी से या आप वायर कनेक्ट करोगे तो उस वायर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके कारण जो उस वायर में करंट आया, बेसिकली जो उस वायर में जो करंट आता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण आता है, उस करंट को हम कंडक्शन करंट कहते हैं, ठीक है। और वो कंडक्शन करंट dQ/dt होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये कंडक्शन करंट हो गया। जब ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह ईएमआई वगैरह कंप्लीट हुई तो तुम यहाँ पे देख सकते हो साइंटिस्ट के सामने एक चीज आई, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए मैं बता सकता हूँ कि एक कैपेसिटर है मान लो, और ये कैपेसिटर के बीच का जो स्पेस है वो स्पेस मान लेते कोई डाइलेक्ट्रिक हो या हो सकता है कि ये एयर से भी फील हो, ठीक है। तो जब इसको, इस कैपेसिटर को, इस दोनों प्लेट को तुम एक बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इसमें एक करंट फ्लो होता है, ठीक है। इसमें एक करंट फ्लो होता है और इस प्लेट पे क्या होता है कि चार्ज इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जब साइंटिस्ट वगैरह ने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो बोल सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट जो कि करंट को डिटेक्ट करे, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं गैल्वेनोमीटर जब यहाँ पे रख के देखा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रही थी, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन होने का मतलब है कि यहाँ पे करंट है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने बोल दिया है ये तो वायर है, तो वायर में चार्ज फ्लो हो सकता है, तो यहाँ पे कंडक्शन करंट होगा। जब उन्होंने यहाँ पे रख के देखा इस दोनों प्लेट के बीच में, तो यहाँ पे भी देखा गया कि वहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी देखा गया कि डिफ्लेक्शन हो रही है। और तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे वायर नहीं है, ठीक है, और ये कनेक्टेड भी नहीं है, तो यहाँ पे करंट कैसे आया, ठीक है। तो फर्दर साइंटिस्ट वगैरह ने जब आगे स्टडी वगैरह किया इसके बारे में, ठीक है, तो उन्होंने बोला इसको एक नया करंट का नाम दे दिया जो कि कंडक्शन करंट है। और ये बेसिकली जो कंडक्शन करंट है वो आता क्यों है, क्योंकि तुम देखोगे कि जब ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, मान लो कि अब ये अनचार्ज था, यानी इस पे और इस दोनों प्लेट पे चार्ज 0 है। जब इसको तुम बैटरी को जब से कनेक्ट करोगे और स्विच ओपन और ऑन करोगे, ठीक है, यानी इसमें सप्लाई दे दोगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे इस पे चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे चार्ज इकट्ठा होना शुरू होगा, देखो ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा चार्ज तुरंत इस पे आ जाएगा, ठीक है। चार्ज तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। पहले 0 था, फिर मान लो कि 1 कूलम हुआ होगा, 2 कूलम हुआ होगा, जैसे जैसे ये चार्ज इंक्रीज होना शुरू होगा। तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होना शुरू होगा तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर देखोगे तो ये दो प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट के कारण होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट के कारण होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आना शुरू हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो इंक्रीज होना शुरू होगा, क्योंकि इस पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो टाइम के साथ जब चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होना शुरू होगा, ठीक है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इंक्रीज होना शुरू होगा। चार्ज बढ़ेगा तो सिग्मा, यानी कि इस प्लेट का जो चार्ज डेंसिटी, या मैं ऐसे लिखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू चार्ज के टर्म में, तो चार्ज जो होगा सिग्मा इंटू जो चार्ज होता है वो सिग्मा इंटू एरिया। तो इस प्लेट का जो भी एरिया है तो चार्ज ये हो जाएगा, तो क्यू इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मैं सिग्मा को यहाँ पे रिप्लेस करूँ तो सिग्मा जो आ जाएगा क्यू बाई ए, ठीक है। यहाँ से ये चीजें लिखी हुई भी है, तो जब चार्ज के टर्म में लिखोगे तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इंक्रीज हो रहा है,
यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये कंडक्शन करेंट तो यहाँ पे था, तो यहाँ पे जो करेंट आया ना डिस्प्लेसमेंट करेंट, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने के कारण आया। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने के कारण, या हम इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी ले सकते हैं, हम बोल सकते हैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आया। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट आया वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था। और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये फिर करंट जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसमें चार्ज आना बंद हो जाएगा, चार्ज आना बंद हो जाएगा, यानी इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, क्यू बाई ए साइड नॉट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें करंट जो कंडक्शन करंट है और डिस्प्लेसमेंट करंट है दोनों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो तुम्हें पता होगा कि ये बैटरी कोई करंट सप्लाई ही नहीं करता है फिर। ठीक है, ये पता है ना, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। जी, यस सर। तो ये हो गए। तो यहाँ पे अब तुम देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण ये डिस्प्लेसमेंट करंट आया। तो हम इसको जनरलाइज करने के लिए कि हम मान लो कि साइंटिस्ट ने तो ये देख लिया कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उन्होंने उनको अब सभी को बतलाना था, दुनिया को बताना था कि इसका कोई फार्मूला देना था इनको, कि ये एक ऐसा फार्मूला दे दे कि कोई डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में अलग अलग फार्मूला पे रख कर देखा गया कि करंट का वैल्यू क्या क्या आ रहा है। ठीक, तो फाइनली ये फार्मूला उनको सही लगा। ठीक है, जो करंट का वैल्यू उन्होंने मेजर कर करके और एक फार्मूला पे लिखकर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चेंज हो रहा है तो उसके कारण, ठीक है, अलग अलग फार्मूला पे रख के देखा तो उनको ये फार्मूला सही लगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि डिस्प्लेसमेंट करंट को बोला इप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा इप्सिलॉन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता होगा। ठीक है, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे थे वही इप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और इनटू डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो और डी फाई टी अपॉन डी टी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो फ्लक्स को ऐसे भी लिख सकते हो ई इंटू एरिया। ठीक है, फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया लिख सकते हो। ठीक है, तो हम आगे अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो होगा इप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, और फाई को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया रख सकते हो, और जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया रखोगे तो ये आ जाएगा ई इप्सिलॉन नॉट तो बाहर है, डी ई ए अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि इस प्लेट का तो एरिया तो चेंज नहीं होगा, चेंज तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो रहा है। ठीक है, एरिया तो अभी हम लोग कांस्टेंट लेके चले तो एरिया को तुम बाहर ले सकते हो, इस डिफरेंशिएशन से जो भी कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाएगी, इप्सिलॉन नॉट ये बाहर आ जाएगी और डी ई बाई डी टी। तो एक तो ये भी फार्मूला हो गया कि तुम्हारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो तुम डिस्प्लेसमेंट करंट डायरेक्ट निकाल सकते हो इप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ऑफ द प्लेट इनटू जो टाइम के फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डिफरेंशिएशन कर देना, उससे मल्टीप्लाई कर देना डी अपॉन डी टी। ठीक है, तो इप्सिलॉन नॉट पे डी अपॉन डी टी, तो एक तो ये हो गया। अब तुम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, क्योंकि देखो एक प्लेट के कारण, मान लो कि एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो होता है सिग्मा बाई, मैं चार्ज के टर्म में ही लिख लेता हूँ, क्यू बाई टू ए इप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई टू ए इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट भी आ गया, तो इस नेगेटिव प्लेट के कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेम, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम ही रहेगा, किसी भी टाइम पे चार्ज सेम ही रहेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे अबे होगा, और जो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके टू बाई होगा। तो देखोगे दोनों प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है क्यू बाई टू ए इप्सिलॉन नॉट है। ब्रेक इलेक्ट्रिक फील्ड जब तुम लिखोगे ना, ये दोनों को जोड़ोगे तो क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा
वो आ जाएगा क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो आ जाएगा क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे तुम और चेंज कर सकते हो, ई के जगह पे क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट रख सकते हो। अब तुम देखो कि यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है, इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको तुम बाहर निकाल दो। तो जैसे ही तुम इसको बाहर निकालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जैसे ही कैंसिल होगा तो जो जो डिस्प्लेसमेंट करेंट आ जाएगा ना, जो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट करेंट आ जाएगा, देखना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो करेंट आ जाएगा, क्योंकि इप्सिलॉन नॉट एरिया तो कैंसिल हो जाएगा। तो आईडी जो आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी। और तुम्हें पता होगा डी क्यू बाई डी टी कुछ और नहीं है, कंडक्शन करेंट होता है। डी क्यू बाई डी टी जो होता है वो कंडक्शन करेंट होता है। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट करेंट और कंडक्शन करेंट जो है वो बराबर होते हैं। सीवी सर्किट में अगर बात करें, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट जो होता है वो बराबर होते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट को ये पहले ही पता चल गया था, क्योंकि उन्होंने जब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रखा, जब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रखा, तो दोनों में डिफ्लेक्शन जो है वो बराबर आया था। डिफ्लेक्शन बराबर होने का कारण क्या है कि करंट बराबर होगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का यही है कि वो करंट के अनुसार आपको डिफ्लेक्ट होता है। अगर करंट ज्यादा है तो वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, करंट कम है तो करंट कम रिफ्लेक्ट होगा। तो साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि दोनों तो पहले ही बराबर है। ठीक है, तो वही चीजें से ये सब फार्मूला आई। ठीक है, और यहाँ से भी ये पता चला कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो डी क्यू बाई डी टी के इक्वल है। तो यहाँ से पता चला कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट बराबर है। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई सर्किट में तुमसे डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ ले, तो अगर तुम सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ ले, तो अगर तुम कंडक्शन करंट बता सकते हो ना, तो वही होगा डिस्प्लेसमेंट करंट भी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो? यस सर। ठीक है, यस। तो हाँ, तो अपने पास जो हमेशा जो बेसिक फार्मूला है ना, जो बेसिक फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखना। अब यहाँ से तुम और भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तुम कैपेसिटर के टर्म में भी लिख सकते हो, ये पोटेंशियल भी है, इसके टर्म में भी लिख सकते हो करंट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है, कि पहले तो ये हो गया आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन और डी फाई अपॉन डी टी। तो आई डी तो ये आ गया। फिर तुम फाई को ई ए लिखोगे तो एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई डी टी। यहाँ तक तो हमने पिछले स्लाइड में भी किया था। ठीक है, तो अब तुम यहाँ से ध्यान दोगे, यहाँ पे ध्यान दोगे तो अब देखो, जब यहाँ पे मान लो इस कैपेसिटर को अगर हम V पोल से कनेक्ट किए, ठीक है, मान लो ये कैपेसिटर को हम लोग यहाँ V पोल से कनेक्ट किए, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V होगा। ठीक है, किसी भी टाइम पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V होगा। तो पोटेंशियल अगर हम सॉरी जब ये पोटेंशियल V होगा, तो अगर मान लो इस दोनों के बीच डिस्टेंस D है, ठीक है, तो डिस्टेंस D है, तो पोटेंशियल जो हो जाएगा E इंटू डी हो जाएगा, इक्वल टू E इंटू डी। ठीक है, लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू E इंटू डी। इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड D है, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, ठीक है, वो इस दोनों के बीच डिस्टेंस है वो D है। तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू E इंटू डी, E डॉट डी होता है। ठीक है, तो V इक्वल टू ई डी आ गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को V बाई डी लिख सकते हो। ठीक है, V बाई डी, पोटेंशियल बाई डिस्टेंस। तो फिर वही कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ V बाई डी रख देना, और डी को कांस्टेंट जाएगा, फिर डी बाहर आ जाएगा। तो इप्सिलॉन ए भी था ना, अच्छा ए को हम लोग पहले यहाँ पे भी बाहर, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ए को बाहर पहले भी था। तो V बाई डी आ गया, ई के जगह एरिया भी बाहर ही था उस समय, यहाँ से मैं हटा देता एरिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई डी आ गया। अब यहाँ से D कांस्टेंट है तो D बाहर आ जाएगा, D बाहर आएगा तो इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहाँ पे पाई में D है। ठीक है, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डी बी बाई डी टी। ठीक है, डी बी बाई डी टी जो है वो किस रेट से पोटेंशियल चेंज हो रहा है। ठीक है, किस रेट से पोटेंशियल चेंज हो रहा है। और देखो यहाँ पे ध्यान दोगे तो इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कुछ और नहीं, इसका कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को तुम ये भी लिख सकते हो, आई डी इक्वल टू सी डी बी बाई डी टी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट को देखो कोई नहीं, यही बेसिक फार्मूला था, इसी से हम अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। अगर मान लो फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा तो ये लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा तो ये लिखेंगे, पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा तो ये लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को?
यस सर। ठीक है। और जो भी चीजें आई है ना, ये सब चीजें, ये दोनों तो यहीं से आई है। ठीक है, तो एक ही फार्मूला, बेसिक फार्मूला ये है। तो मुझे तो ये सब याद भी नहीं रहता, फिर यही याद रहता है, और यहीं से हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन तो ये याद रहेगी भी नहीं उतना। ठीक है, तो एग्जाम के पास है तो याद कर सकते हैं ये। ठीक है, तो लेकिन बेसिक ये हमेशा याद रहता है, तो इससे हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, तो ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये हो गया, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग। और हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो हमेशा प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉज है जिसके कारण वो प्रोड्यूस होता है, वो है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि चार्ज के फ्लो के कारण। ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि चार्ज के फ्लो के चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अलग अलग तरीका है, लेकिन जो बेसिक जो मेन कॉज है डिस्प्लेसमेंट करंट का, वो है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और कंडक्शन का जो कंडक्शन करंट का जो कॉज है वो है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जो कि हम लोग डी बाई डी टी पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो, तो अब अगर हम आगे बात करें, ठीक है, अब देखो एम्पियर्स का लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। एम्पियर्स लॉ ये मैग्नेटिज्म में, ठीक है, कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। ठीक है, तो वहां पे जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो बेसिकली आई कंडक्शन के बारे में। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एम्पियर ने जब लॉ दिया था तो वहाँ उस समय तक सिर्फ कंडक्शन करंट के बारे में लोगों को पता था। ठीक है, सिर्फ कंडक्शन करंट के बारे में पता था, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पता नहीं था। तो फिर जब मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया तो मैक्सवेल ने जो है एम्पियर्स लॉ में थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने आई को आई टोटल लिख दिया। ठीक है, आई को आई टोटल लिख दिया कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ठीक है, आई के जगह आई सी प्लस आई डी। हो सकता है कि कोई जगह सिर्फ कंडक्शन करेंट हो तो सिर्फ कंडक्शन करेंट आएगा, कोई जगह मान लो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करेंट हो तो वहां पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करेंट आएगा। अगर कोनो जगह दोनों करेंट परचेंज है तो जब एम्पियर्स का तुम लॉ लिखोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। और आई डी को फिर तुम म्यू नॉट आई सी, और म्यू नॉट से तो पहले मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू नॉट आई सी इंटू म्यू नॉट आई डी, और आई डी को तुम ये लिख सकते हो इप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। तो ये जो है वो मैक्सवेल का लॉ है, जो कि उन्होंने करेक्ट किया था एम्पियर्स लॉ को। ठीक है, तो ये ठीक है। देखोगे एनसीईआरटी देखोगे ना, एनसीईआरटी में चारों लॉ दिया हुआ है मैक्सवेल का। ठीक है, मैक्सवेल का चारों लॉ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब एक बात देखना, ईएम वेव का ना आप थोड़ा सा देखो, थ्योरी पढ़ सकते हो। ठीक है, ईएम वेव का थोड़ा थ्योरी आप पढ़ सकते हो, ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा 2-3 पेज होगा एनसीईआरटी में। ठीक है, तो एक बार थ्योरी पढ़ लेना चीजें। ठीक है, क्योंकि जो ईएम वेव है ना, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। जितना तो ये, अगर डिस्प्लेसमेंट करेंट सबसे पहले जब देखोगे तो फर्स्ट पेज में डिस्प्लेसमेंट करेंट से ही शुरुआत किया गया। डिस्प्लेसमेंट करेंट का तो जो भी बेसिक था हमने बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट करेंट क्यों प्रोड्यूस होता है, कितना होता है, तो ये सब चीजें तो हो गई। ठीक है, लेकिन ईएम वेव की बात करें ना तो उसका थ्योरी तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत चीजें ऐसे ऐसे भी लिखी हुई है जो कि हम क्लास में डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे वेव के बारे में बताया है कि उसका कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो माइक्रोवेव का क्या यूज है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हो, है ना। तो एक बार उसको देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा रेंज वगैरह भी देख लेना वेव वगैरह का, क्योंकि इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन एक दो बार आ चुके हैं, रेंज पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, और कौन सा वेव कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, जैसे जैसे माइक्रोवेव कहाँ पे यूज होता है, यूवीए का क्या यूज होता है, ठीक है, एक्सरे का क्या यूज होता है, तो ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। और इससे कि एक क्वेश्चन तो आएगा, या तो डिस्प्लेसमेंट से आ सकता है या वेव से आ सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन तो वेव से ही बनते हैं, डिस्प्लेसमेंट से कभी कभी आ जाता है। और इजी है, इसमें कुछ है नहीं, एक फॉर्मूला है उसी पे आएगा तो आएगा। ठीक है, वो हो जाएगा। तो फिर देखोगे तो ये चीजें जो कि मैंने लिखा
ये लिख रखा है यहाँ पे, तो ये मैक्सवेल का लॉ है, ठीक है। ये चारों एनसीईआरटी में चारों दिया हुआ है, देख लेना एक बार, ठीक है। और इसको याद रख लेना, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, लॉ के। हाँ हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे गिवन है कि सी का जो वैल्यू है 2 फैराड है, और जो भी यहाँ पे दिया हुआ है वो 3t² दिया हुआ है, यानी कि जो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो चेंज कर रहा है, टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है। तो उनसे पूछ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट करेंट कितना हो, है ना। और हमें पता है कि जब हमें पोटेंशियल पता रहेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और कैपेसिटर पता रहता है, तो डिस्प्लेसमेंट करेंट जो होता है सी इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है। सी इंटू डी वी बाई डी टी, सी हमें पता है और भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, कि इसका हमें डिफरेंशिएशन कर लेंगे, सी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सी का वैल्यू 2 है, और डी वी बाई डी टी तुम करोगे तो डी वी बाई डी टी यहाँ से करोगे तो 6 इंटू टी आ जाएगा, है कि नहीं। 3t² का 6 इंटू टी, तो डिस्प्लेसमेंट करेंट जो हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू टी, ठीक है। तो ये बेसिकली 12 इंटू टी आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया। तो किसी भी टाइम पे तुम डिस्प्लेसमेंट करेंट बता सकते हो, t इक्वल टू 1 सेकंड में पूछेगा तो id बता सकते हो 12 एम्पियर, ठीक है। 2 सेकंड में पूछेगा तो 24 एम्पियर। ये तो किसी भी टाइम पे तुम बतला सकते हो, है ना। सर ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है ना? हाँ हाँ, इस पे जो भी क्वेश्चन आएंगे ना डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे। यस सर। तो अब यहाँ पे देखो, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। अब इसने जो बोला है कि इस वायर में जो करंट है वो 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो इसमें इस क्या पोटेंशियल किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी डीवी बाई डी टी पूछा है। अब तुम देखोगे तो बोलोगे सर वायर में तो कंडक्शन करंट फ्लो होगा, तो आपको पता है कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये कंडक्शन करंट 5 एम्पियर दिया हुआ है, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो भी 5 एम्पियर होगा। और डिस्प्लेसमेंट करंट अगर कैपेसिटर पता रहता है तो हम लिख सकते हैं आई डी इक्वल टू सी इंटू डी वी बाई डी टी। आपको आई डी गिवन है, सी गिवन है, डी वी बाई डी टी पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। आई डी गिवन है, सी गिवन है, डी वी बाई डी टी ये पूछा है। डी वी बाई डी टी जो हो जाएगा वो आई डी अपॉन सी, 5 बाई इतना, तो ये आ गया, है कि नहीं। यस सर। सर 10 की पावर वो 6 है ना? 8 तो नहीं है ना? 6 है माइक्रो फैराड है ना। ठीक है सर। तो ये हो गया। तो हाँ, ये चीजें याद रखना कि कंडक्शन करंट हमेशा डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट बराबर होते हैं, है ना। ये हमने प्रूव भी किया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी डी क्यू बाई डी टी के इक्वल ही आ गया था, और डी क्यू बाई डी टी जो है वो कंडक्शन करंट था। अब ईएम वेव की बात करें, अब ठीक है, जो अपना टॉपिक है। ईएम वेव की बात करें, अब देखो ईएम वेव का जो सोर्स है, जैसे आपकी जब पढ़ोगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो ईएम वेव का जो सोर्स है, जो कि ईएम वेव प्रोड्यूस करता है वो एक्सेलरेटिंग चार्ज। जब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होता है, चार्ज के पास एक्सेलरेशन होता है, तो वो चार्ज जो है वो ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो चार्ज है वो रेस्ट में रहता है जनरली। तो रेस्ट वाले जो चार्ज है, जो चार्ज रेस्ट में रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह क्रिएट करता है अपने यहाँ, ठीक है। जब चार्ज मूव करता है किसी वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी से मूव करता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहता है, मूविंग चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब मूव करने लगा तो एक एडिशनल फोर्स वो लगाना शुरू, एक एडिशनल फील्ड वो क्रिएट करना शुरू करता है, जिसको क्या मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसी तरह तुम देखोगे तो जब जो चार्ज, मान लो कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेटिंग चार्ज जो है वो ईएम वेव क्रिएट करता है, ठीक है। ईएम वेव क्रिएट करता है, ठीक है। और ईएम वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। दो तरह के वेव होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। साउंड वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है। लाइट वेव, क्योंकि लाइट भी ईएम वेव ही है, तो लाइट, ठीक है, ये सब जो है वो
लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। तो ईएम वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। और ये जो है एक्सेलरेटिंग चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है। हाँ जी। सर एक डाउट है, हम्म। सर ये डाउट था कि सर ये चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेट मतलब इसकी स्पीड जो है ना, मतलब हर सेकंड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम के साथ बढ़ती 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 चली जाएगी। तो क्या ऐसा होता है, लाइट जो मूव कर रही है तो क्या उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है? क्या? मतलब जो नहीं नहीं, लाइट है एक्सेलरेट करने लगती है, चार्ज लाइट जो होता है नहीं इसका। बेटा, लाइट नहीं, वो चार्ज करता है ना। ऐसा थोड़ा होता है कि चार्ज का जो वेलोसिटी है वही वही वेव का वेलोसिटी है, ठीक है। मतलब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है ना, चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। चार्ज के पास एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो लाइट भी जो है एक तरह का ईएम वेव भी है, ठीक है, जिसका कि वेवलेंथ पता है हमें, ठीक है। बहुत सारी ईएम वेव है, ठीक है, अलग अलग वेव है, हर एक का वेवलेंथ अलग अलग होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखो चार्ज जो है एक्सेलरेट जो चार्ज कर रहा है ना, वो चार्ज ईएम वेव क्रिएट करता है, ठीक है। ठीक है सर। और सर ये चार्ज एक्सेलरेट कैसे होता है, मतलब कोई चार्ज अगर मूव कर सकता है जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो एक्सेलरेट क्यों करता है कोई चार्ज? देखो चार्ज को एक्सेलरेट करने का कराने का अलग अलग तरीका हो सकता है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वो एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड में अच्छा। रखने के चार्ज पे फोर्स लगेगा ना, हाँ फोर्स हाँ, इक्वल टू V इंटू E, ठीक है, तो वो एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, समझ गया ठीक सर। है। ठीक है, तो जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह आप करते हो तो वहाँ पे जो रेडिएशन आता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, चार्ज को जब हम लाइट गिरा के उस पर क्या करते हैं, लाइट गिरा के हम फोटो इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं, और वहाँ पे हम बैटरी वगैरह भी लगाए रहते हैं, उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी दिए रहते हैं। ये सर। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से वो एक्सेलरेट करता है, ठीक नहीं। तो वहाँ पे फिर एक अलग रेडिएशन आती है ना, इमिट होती है जी सर। रेडिएशन वगैरह, ठीक है। तो ये है। तो सोर्स ऑफ ईएम वेव एक्सेलरेटिंग चार्ज। अब देखो ईएम वेव में दो चीजें होती हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होती है। नाम से ही पता है, ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कोई भी वेव का जो इक्वेशन होता है, ठीक है, कोई भी वेव का जो इक्वेशन होता है, हम डिटेल में तो उतना नहीं जाएंगे, डायरेक्ट लिखते हैं कि वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये एक वेव का इक्वेशन होता है, ठीक है, जो वेव मूव कर सकता है। प्रोपोगेटिंग वेव का एक इक्वेशन होता है। दो तरह का भी वेव होता है, एक स्टैंडिंग वेव भी होता है जो हम स्ट्रिंग वगैरह साउंड वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो वेव मूव करता है, ठीक है, प्रोपोगेटिंग वेव का जो इक्वेशन होता है वो इस तरह का होता है, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक है। अब वाई जो है ये बताता है कि सॉरी, किसी भी टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है। तो किसी भी टाइम पे किसी भी पोजीशन का पार्टिकल का पोजीशन ये वाई है, ठीक है। क्योंकि तुम देखोगे तो वेव मान लो कि ऐसा है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम यहाँ से शुरू हुआ किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे, मान लो यहाँ पे टाइम हम मेजर करें टी टाइम पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे ये जो पार्टिकल है उसका वाई मतलब वो कहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि तुम देखोगे तो होता क्या है कि कोई भी पार्टिकल मान लो कि ऐसे चल कर रहा है, सॉरी वेव ऐसे है, ठीक है। तो वेव में क्या होता है कि इसका हर एक पार्टिकल, ठीक है, हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है, तो हम इस इक्वेशन से ये बता सकते हैं कि मान लो एक्स वाले पार्टिकल, यहाँ से एक्स डिस्टेंस वाले पार्टिकल किसी टी टाइम पे कहाँ पे है, उसका पोजीशन है वाई। हो सकता है कि ये नीचे होगा, कभी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो टाइम के साथ ये ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो एक्स वाले पार्टिकल किसी भी टाइम पे कहाँ पे, ठीक है, अलग अलग टाइम पे इसका वाई अलग अलग है। हो सकता है अभी यहाँ आएगा, फिर थोड़ा देर बाद ऊपर जाएगा, फिर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे आ जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये चीजें बताती है ये, ठीक है। तो बेसिकली जो ईएम वेव होते हैं ना, ईएम वेव उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है उसको हम ई नॉट
साइन के, मान लो कि पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। दो चीजें होती है, एक तो वेव का डायरेक्शन और वेव का वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, मान लो मेरे पास कोई एक वेव है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा की प्लस माइनस के एक्स दोनों ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो दो चीजें देखो, पहले तो ये देखो y तो आपको पता चल गया कि किसी भी टाइम पे उसका पोजीशन, ठीक है, जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसका पोजीशन। ये जो है वो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट, ठीक है। किसी भी पॉइंट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, कि मान लो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे, तो ये इस पोजीशन से कितना ऊपर मैक्सिमम जा रहा है, कितना नीचे मैक्सिमम जा रहा है, तो ये है, ठीक है, जिसको कि हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब ये चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। ओमेगा की प्लस के एक्स और ओमेगा की माइनस के एक्स दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या क्या चीज पता चलती है, तो यहाँ से ये पता चलती है, तो सबसे पहले तो वेव का डायरेक्शन पता चलती है, ठीक है। वेव का डायरेक्शन, की वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे ना, ये एक्स, ये बताता है वेव का डायरेक्शन, ठीक है। ये बताएगा कि वेव जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। अब एक्स एक्सिस में पॉजिटिव में जा रही है या निगेटिव में जा रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव में जा रही है या निगेटिव में जा रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है या निगेटिव एक्स की तरफ जा रही है, या ऐसे भी बोलते हैं प्लस आई की तरफ जा रही है या माइनस आई की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर पॉजिटिव एक्स में जा रही हो तो हम प्लस आई कैप लिखेंगे, सॉरी आई कैप्स यहाँ पे लिख देंगे, आई कैप, ठीक है। जो वेव का डायरेक्शन होगा वो आई कैप के अलोंग होगा। अगर वो निगेटिव में जा रही हो तो जो वेव का डायरेक्शन होगा वो निगेटिव माइनस आई के तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो दो चीजें हैं, ओमेगा की प्लस ओमेगा की और के एक्स। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे देखो कि ओमेगा की का भी कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। यानी टाइम का जो कोफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव है, और के का कोफिशिएंट जो है वो भी पॉजिटिव है। यानी दोनों पॉजिटिव है, या दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं, माइनस ओमेगा की या माइनस के एक्स, ठीक है। या एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव में ऐसे भी हो सकता है कि ये निगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए। तुम क्या देख रहे हो कि इसका दोनों कोफिशिएंट सेम है, एक पॉजिटिव है, इसमें दोनों पॉजिटिव है, इसमें दोनों निगेटिव है। इसमें देखोगे तो एक कोफिशिएंट पॉजिटिव है, एक कोफिशिएंट निगेटिव है। इसमें देखोगे तो एक कोफिशिएंट निगेटिव है, एक कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब दोनों कोफी, अब पहले तो हमें ये तो पता चल गया कि वेव जो है वो एक्स के लॉन्ग जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखकर के इंटू वाई भी लिखा हो, ठीक है। तो वाई रहेगा तो वाई के लॉन्ग जाएगा, के इंटू जेड लिखा होगा तो जेड के लॉन्ग जाएगा। तो एक को पता चलेगा कि वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग जा रही है, ठीक है। वेव का जो मोशन है, ठीक है, मोशन ऑफ वेव जो है वो अलोंग एक्स है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में पॉजिटिव जा रहा है या निगेटिव जा रहा है वो यहाँ पे प्लस माइनस साइन बतलाएगा। अगर दोनों का साइन सेम हो, या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक है, तो वेव जो है वो पॉजिटिव के अलोंग जाता है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दोनों सेम साइन में हो तो पॉजिटिव में जाएगा, अगर दोनों अपोजिट साइन में हो तो वो निगेटिव एक्स की तरफ जाएगा। तो दोनों का अगर साइन निगेटिव हो, तो दोनों का अगर साइन निगेटिव हो, ठीक है, दोनों का साइन अगर निगेटिव हो तो वो, सॉरी, अपोजिट हो तो वो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा, ठीक है। वेव में दोनों कोफिशिएंट टाइम का और के का, ठीक है, के एक्स का, ठीक है, टाइम का और एक्स का दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव या निगेटिव हो, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएगा। अगर दोनों का जो कोफिशिएंट है अलग अलग हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है, तो क्या होगा, वो निगेटिव एक्स के लॉन्ग जाएगा। क्लियर है ये? अब हेलो, ये सब
तो ये हो गई। अब हम बात करेंगे कि ये तो अपना हो गया। अब हम बात करेंगे कि हाँ, ये तो पता चल गया कि ये किस तरफ जा रही है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, किसके अलोंग जा रही है, पहले तो ये पता चल गया। अब हमें ये पता करना है कि इसका स्पीड कितना होगा, ये वेव का स्पीड कितना होता है। तो एक दो रिलेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो आप ध्यान रखना कि जो स्पीड ऑफ वेव होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, देगा स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव, ईएम वेव जो है बेसिकली वो स्पीड ऑफ लाइट के से ही चलता है, ठीक है, वैक्यूम में। तो स्पीड ऑफ वेव जो होती है ना, वो होती है ओमेगा बाई के, ठीक है। तो लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या है, ये जो टाइम का कोएफिशिएंट है, और के क्या है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर आज कल भी क्वेश्चन था आपके पेपर में, एक ईएम वेव का क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने ये लिखा था ना, V इक्वल टू ओमेगा बाई के, जो अलग अलग इक्वेशन थे, है ना। यस सर। तो ये, तो अब, और एक चीज और याद रख सकते हो कि तुम वेवलेंथ भी बता सकते हो, ठीक है। वेवलेंथ जो होता है ना, वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, 2 पाई बाई के होता है। सॉरी, ठीक है, वेवलेंथ का फॉर्मूला है। हाँ, आगे भी लिखा होगा शायद, यहाँ पे के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, या के लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई के, ठीक है। यस सर। तो ये, तो ये सब चीजें आप हमेशा याद रखना। एक तो पहले, एक तो डायरेक्शन, ठीक है, कि वेव किधर जा रहा है, ठीक है। ये नहीं कि अब तुम यहाँ पे तुम डायरेक्शन नहीं, तो वाई का डायरेक्शन नहीं है ये वेव का डायरेक्शन। वाई तो, ये जो ऑसिलेट जो कर रहा है वो तो वाई एक्सिस के लॉन्ग कर रहा है, ठीक है। ये वेव का डायरेक्शन है, क्योंकि देखो होता क्या है, वेव में अगर हम स्ट्रिंग वेव ले लें तो पार्टिकल तो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, और वेव जो है वो आगे जा रहा होता है। तुम रस्सी को ऐसे ऐसे कर दोगे ना, तो डिस्टरबेंस तो आगे जाता है, तो जो डिस्टरबेंस जा रहा है ना आगे, ये है वेव का डायरेक्शन। और पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये जो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ये पार्टिकल का ऑसिलेशन है, ठीक है। और वेव जो है वो ज्यादा, यहाँ पे तुम ऐसे बोल सकते हो कि पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, और वेव जो है वो आगे जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो, ठीक है, दोनों प्लस रहता तो पॉजिटिव एक्स की तरफ जाता, है ना। इसमें बताओ तो तुम, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, वेव का वेव किधर जा रहा है, सर पॉजिटिव डायरेक्शन जेड में। पॉजिटिव जेड, नेगेटिव डायरेक्शन में सर। नेगेटिव क्या, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड। तो मैंने क्या नेगेटिव। बोला, जेड ना। यस सर। ये बताएगा किधर जा रहा है वेव, ठीक है। तो यानी वेव का जो डायरेक्शन है वो के कैप की तरफ है, क्योंकि हम जो, या माइनस के है, अब दोनों का कोफिशिएंट बताएगा। यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ नेगेटिव है, यानी एक प्लस है एक नेगेटिव है, तो ये माइनस आ जाएगा। दोनों प्लस रहता या दोनों नेगेटिव रहता तो प्लस के की तरफ होता, है कि नहीं। यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है ना, बोलो। जी, क्लियर है। यस सर। अमित, आप दो फोन से ज्वाइन किया हो क्या, अमित अमित, आप ही दोनों यस सर।
यस सर, वो एक्चुअली ना मेरा इससे ऑडियो सही से नहीं जा रहा था, अच्छा इस वजह से। अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, यही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देख लो, एग्जाम्पल है। E इक्वल टू ई नॉट साइन, इसका बतला दो आप। यहाँ तो लिखा हुआ है आंसर भी वैसे, देखिए सही है। सर पॉजिटिव वाई एक्सिस में जाना चाहिए ना। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है ना। ठीक, गलत लिखा है, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया क्या? सॉरी, मैंने यही गलत कर दिया। दोनों अगर अपोजिट साइन रहेगा तो, और यही गलत हो गया। सॉरी, चीज को थोड़ा ध्यान रख लेना, एक बार अच्छे से फिर रिकॉल कर लो कि अगर दोनों सेम सेंस का रहेगा ना, ठीक है, तो निगेटिव की तरफ जाएगा। दोनों अगर सेम साइन का रहेगा तो निगेटिव, और अगर दोनों अपोजिट साइन है तो पॉजिटिव। चलो, हाँ अब बताओ, थोड़ा सा फिर से एक बार देख लो, रिकॉल कर लो, ठीक है, क्योंकि दिमाग में वो चीज चला गया होगा तो इसको निकाल दो कि अगर दोनों, ठीक है, सेम साइन के रहेंगे तो निगेटिव, दोनों अपोजिट साइन का रहेगा तो पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, क्योंकि दोनों तो गलत नहीं था ना, एक सही है, ये सही है। ये बेसिकली है ना, ये जो मैंने डीपीपी लाया है, ये पीपीटी, ये मैं 12th का क्लास में रहा था ना, उस टाइम का ही PPT है ये, उसी वहीं का एग्जाम्पल वगैरह है, ये वहीं का है, ठीक है। B02 का मैं क्लास लेता था। B02 से कोई है क्या? B02 नीट के लिए है क्या? नहीं, JEE का था। 4 बैच थे बीजे 12th को, 1 2 3 4। सर यहाँ पे तो 3 के होंगे ज्यादातर। अच्छा, 3 थे। 2 में बच्चे कम थे, क्योंकि 2 जो था ना लास्ट बैच था, ठीक है, तो वहाँ पे हमें, जो हम लोग ने क्लास भी लिया तो वो जल्दी जल्दी में ही क्लास लिया गया, क्योंकि टाइम ही कम था, तो एक तरह से मान लो तो उतना डिटेल में भी नहीं जा सकते थे, ठीक है, तो इसलिए चीजें कम कम ही लिखी हुई है, तो वही चीज लिखा हुआ है जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो जो काम में आ सकते हैं। और ये सर क्लियर है? क्वेश्चंस कब करेंगे? करेंगे करेंगे यार, अभी है टाइम, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ। चलो, हाँ हाँ, चीजें वही लिखी हुई है, देख लो। ओमेगा, ओमेगा भी, ओमेगा जब पता है तो फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हो, ठीक है, टाइम पीरियड भी बता सकते हो। यहाँ पे E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा की। अब ये देखो, अब ये देखो कि यहाँ पे इस दोनों को देखकर एक तो पहले बताओ कि वेव किधर जा रहा है, ठीक है। एक EM वेव है, ठीक है, EM वेव में दोनों होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है, ठीक है। जैसे मैंने एक ऑसिलेशन का यहाँ पे लेके चला, ठीक है, कि ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो उस तरह से जो EM वेव होता है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यहाँ पे रेड कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन दिखाया गया है, ठीक है, और ये जो व्हाइट कलर है उससे मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन दिखाया गया। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। और वेव जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो यहाँ से पता चला कि वेव जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, क्योंकि यहाँ नहीं, ये एक्स ऊपर लिया गया, वाई इधर, और ये जेड है, ठीक है? तो वेव जो है वो एक्स एक्सिस के, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो
यहाँ से ये पता चलता है कि जब ईएम वेव होता है ना, तो ईएम वेव में तो ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है। तो दोनों जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, ठीक है, दोनों जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। और वेव जो है वो उस दोनों के परपेंडिकुलर जा रहा होता है, क्योंकि तीनों तुम देखोगे एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। वेव जो है वो जेड के लॉन्ग जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है। तो तीनों जो है oscillation of electric field, oscillation of magnetic field and डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है, कि वेव किधर जा रहा है, वो तीनों जो है वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ई एक्स इक्वल टू ई एक्स क्या बता रहा है कि एक्स ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। तुमसे ये भी ऐसा ना लिख के ना ये भी लिखा जा सकता है कि अपना पेज है, ये तो पता चल गया कि ई एक्स ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, और जेड तो ये बता रहा है यहाँ कि के जेड माइनस ओमेगा टी। यहाँ से तो पता चला कि वेव जो है वो जेड एक्स के तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, जेड डायरेक्शन की तरफ प्रोपेगेट कर रहा है, और एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस पॉजिटिव जेड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन देख के ना, ये और ये इक्वेशन देख के आप तीनों बता सकते हो कि कौन किधर ऑसिलेट कर रहा है और वेव किधर जा रहा है, ठीक है। ई एक्स बी वाई ऐसा ना लिख के ऐसा भी लिखा रह सकता है, आई कैप जे कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आई कैप की तरफ ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जे कैप की तरफ ऑसिलेट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जे के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है। या तो ऐसा लिखा रह सकता है या ऐसा लिखा रह सकता है एक्स वाई करके, ठीक है। और जो वेव किधर जा रहा है, वेव का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वेव का जो डायरेक्शन है वो ये बताएगा अंदर का चीज, ठीक है, के साथ क्या चीज लगा हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो तीनों आपस में जो होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड जे, और जो वेव जा रहा है वो के की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव के, यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। और इक्वल टू ई नॉट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और बी नॉट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर है। तो Yes, sir. तो ये हो गई टेन अपना। तो ये तीनों तीनों हो गया ना आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गई। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, तो जब पीक वैल्यू पता रहेगा ना तो हम आरएमएस भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने एसी में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि आरएमएस वैल्यू कैसे लिखते हैं, आई आर एम एस जो होता है आई नॉट बाई रूट टू होता है, ठीक है, वी आर एम एस जो होता है वी नॉट बाई रूट टू होता है। उसी तरह ई आर एम एस भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर एम एस वैल्यू जो होगा ई नॉट बाई रूट टू होगा, ठीक है, और बी आर एम एस जो होगा वो बी नॉट बाई रूट टू होगा, और ई नॉट बी नॉट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये हो गई, ये फार्मूला तो मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है, वेवलेंथ का भी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो हमें ई और बी में रिलेशन चाहिए, ई और बी में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कोई भी फार्मूला याद रख सकते हो आप, ये लिखो या ये लिखो, ठीक है, या ये, ठीक है, कि E इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, ठीक है, पीक वैल्यू में ये रिलेशन ये है, ठीक है, कोई जनरल वैल्यू में अगर बात करें किसी भी टाइम पे तो ये रिलेशन है, ठीक है। तो C इक्वल टू ई बाई बी लिख सकते हो, C इक्वल टू ई बाई बी, ठीक है। तो ये याद रखना, C इक्वल टू ई बाई बी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, C इक्वल टू ई बाई बी। आरएमएस में भी यही चीज होगा कि सी इक्वल टू ई आर एम एस बाई बी आर एम एस, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम मैग्नेटिक फील्ड का हम वैल्यू बतला सकते हैं कि पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ तो पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतला सकते हैं। सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, इतना वैल्यू, ठीक है, ये ओके। चलो अब डायरेक्शन की बात करें कि मान लो अपने पास कोई दो डायरेक्शन दे दिया, तीसरा डायरेक्शन पूछा, ठीक है, कोई दो डायरेक्शन दे दिया तीसरा डायरेक्शन पूछा, तो उसमें हम फिर वेक्टर का यूज कर सकते हैं,
ठीक है। बी वेक्टर इक्वल टू ई सी क्रॉस ई इक्वल टू बी क्रॉस सी, तो कोई एक याद रख सकते हो, सी इक्वल टू ई क्रॉस बी। ठीक है, तो इस तीनों में से मान लो कि आपको सी और ई का डायरेक्शन दे दिया, बी का पूछ लिया, बी और सी का दे दिया, ई का पूछ लिया। ठीक है, ई बी का डायरेक्शन दे दिया, सी का पूछ लिया। ठीक है, तो ये चीजें आप बेसिकली जो जनरली अगर हम बात करें तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें क्वेश्चन वैसे आते हैं कि मान लो दो दो वेव, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास इक्वेशन दे देगा और मैग्नेटिक फील्ड का पूछ लेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे दिया, पूछा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ये जो है वो ई नॉट है। ठीक है, तो इक्वेशन लिखने के लिए क्या करोगे कि देखो साइन के अंदर या कॉस के अंदर जो भी चीज है वो तो दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे भी तुम देखोगे, यहाँ पे तुम देखोगे फर्स्ट पेज कहाँ था, यहाँ पे देखोगे तो साइन के अंदर जो चीजें है यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही है, जो चेंज किया हुआ है इस दोनों में, तो एक तो ये ई नॉट की जगह बी नॉट आ गया, और इसका तुम्हें मैंने इक्वेशन लिख दिया कि सी इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। ठीक है, सी इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, तो कोई एक पता है तो दूसरा तुम कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूला से। दूसरा चेंज क्या हुआ, दूसरा चेंज हुआ डायरेक्शन, ई का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बात पता करने के लिए आपको वो फॉर्मूला जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट वाले लिखा है वो। ठीक है, तो अंदर जो फंक्शन साइन या कॉस का जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर चीजें वही रहेगी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा की साइन, सॉरी के जेड माइनस ओमेगा की साइन के जेड माइनस ओमेगा की, तो अंदर दोनों के लिए सेम ही रहेगा। सेम वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो ये चीजें है वो सेम रहेगी, बदलेगी एक तो डायरेक्शन और दूसरा ये पीक वैल्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू कुछ और होगा, मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू कुछ और होगा, तो दोनों का फार्मूला है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए यह फार्मूला है। ठीक है, सी इक्वल टू ई बाई बी, कोई भी लिख सकते हो। अगर बी नॉट पता है तो ई नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। ठीक है, अगर बी नॉट निकालना है तो बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई सी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो पीक वैल्यू का मैग्नीट्यूड या आरएमएस वैल्यू का मैग्नीट्यूड आप यहाँ से निकाल सकते हो। दूसरा, आप डायरेक्शन की डायरेक्शन कैसे करेंगे, तो डायरेक्शन बेटा क्रॉस प्रोडक्ट से होगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से होगा कि अगर दो डायरेक्शन पता है, मान लो सी का ई का पता है तो बी का डायरेक्शन, क्योंकि जब इक्वेशन तुम लिखोगे तो वहाँ पे कैप भी लगाना पड़ेगा कि वो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया, आपसे स्पीड का डायरेक्शन पूछ लिया, मतलब प्रोपगेशन का डायरेक्शन पूछ लिया। ठीक है, तो आप फॉर्मूला जब याद रहेगा तो ही आप कर पाओगे। ठीक है, तो कोई एक भी लिख सकते हो आप, मान लो कि सी इक्वल टू ई क्रॉस बी। ठीक है, मैं बतलाऊंगा आगे कैसे करना है, तो ये आप देख लो एक बार। फिर हाँ, इस एक चीज और, स्पीड ऑफ वेव जो होती है 1/√म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ईएम वेव जो वैक्यूम में होगी ना 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। ठीक है, कल के टेस्ट में भी था, इसमें जो वेव था उसमें ये कॉन्सेप्ट लगी थी कि स्पीड ऑफ ईएम वेव वैक्यूम में जो होगी 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। किसी मीडियम में अगर बात करोगे तो वहाँ पे उस मीडियम का परमिटिविटी और परमेबिलिटी आ जाएगी, और इसको तुम रिलेटिव के टर्म में भी लिख सकते हो। म्यू एम को लिख सकते हो म्यू रिलेटिव इंटू म्यू नॉट, और ई एम को लिख सकते हो ई रिलेटिव इंटू ई नॉट। ठीक है, तो यहाँ से तुम देखोगे तो रिलेटिव वाले को अलग रख लो और म्यू नॉट इसको अलग रख लो, तो रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर म्यू आर ई आर, ये रिलेटिव आ गए, और 1/√रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा। तो किसी भी मीडियम में स्पीड की बात करो तो सी यानी स्पीड इन वैक्यूम बाई रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन नॉट, म्यू आर ई आर जो है वो परमेबिलिटी और परमिटिविटी जो है वो रिलेटिव टर्म है। ठीक है, ये सब चीजें पता है ना। यस सर। ठीक है, तो ये क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से आप ध्यान रखना। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं। इंटेंसिटी पे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, ये याद रखना कि इंटेंसिटी जो होता है ना, तो इंटेंसिटी में क्या होता है ना, जब तुम इंटेंसिटी निकालोगे, टोटल इंटेंसिटी तुम निकालोगे, ठीक है, तो इंटेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, या तुम मैग्नेटिक फील्ड से निकालना चाहते हो तो ये फार्मूला हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालना चाहते हो तो ये फार्मूला होगा। दोनों के कारण जो इंटेंसिटी होता है वो इक्वल होते हैं। ठीक है,
ये टोटल इंटेंसिटी है, ये जो है वो टोटल इंटेंसिटी है, या तुम इस फार्मूला से निकालो या इस फार्मूला से निकालो, ठीक है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, या बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी, ठीक है। इससे निकालो या इससे निकालो, ध्यान देना यहाँ पे सी से भी मल्टीप्लाई है, स्पीड ऑफ वेव से भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। या तुम इससे निकालो, ठीक है। दोनों के कारण जो है वो सेम आएगा। अगर तुमसे से पूछे कि सिर्फ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो इसका आधा हो जाएगा, जो टोटल है, टोटल ये था, इसका आधा। तो उससे पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इंटेंसिटी है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 आ जाएंगे, है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, ज्यादा हो जाता है कंफ्यूजन थोड़ा, ठीक है। तो ये जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, ये टोटल इंटेंसिटी है। ये नहीं बोलना कि सिर्फ यहाँ पे ई नॉट आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हो गया, यहाँ पे बी नॉट आया तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी हो गया, नहीं, ठीक है। दोनों के कारण इंटेंसिटी बराबर होते हैं, ठीक है। तो इससे निकालो या इससे निकालो, दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। और यही टोटल इंटेंसिटी होगा। अगर क्वेश्चन में तुमसे अलग अलग पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन कितना है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो टोटल निकाल के उसका आधा कर लो ना, है ना? ओके। Yes, sir. तो ये हाँ, ये फॉर्मूला क्वेश्चन था। और एक चीज ये देख लेना, ठीक है, ये वेव रेडियो वेव माइक्रोवेव इंफ्रारेड, ठीक है। और इसको मैं बोलूंगा ना कि एक बार एनसीईआरटी, ज्यादा नहीं, 1 घंटा लगेगा आपको पढ़ने में। ये जो लास्ट के जो ये 2-3 पेज है ना, वो पढ़ लेना, यहाँ पे अलग अलग वेव के बारे में बात की गई है, ठीक है। कौन वेव का वेवलेंथ कितना है, ये सब थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। और यहाँ पे किसका यूज होता है, तो वो आप लोग एनसीईआरटी से ही पढ़ोगे, ओके। यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या था ना, वो तो लिखेगी नहीं। तो हम इधर ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन में हम एक तो ये इंटेंसिटी का है। देखो इंटेंसिटी का एक ये क्वेश्चन है, ध्यान दोगे तो देखो, इन गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई वाई गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो है ई नॉट का वैल्यू है, ठीक है। ई नॉट इक्वल टू 600, ठीक है, साइन ओमेगा की माइनस के एक्स। तो इससे हमें अभी मतलब नहीं। इंटेंसिटी ऑफ द एसोसिएटेड लाइट बीम इज, ठीक है। तो हमें पता है इंटेंसिटी जो होती है वो सिर्फ लाइट वेव का इंटेंसिटी पूछा है, यानी टोटल इंटेंसिटी पूछा। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू इसने इजी करके दे दिया है, 9 इंटू इतना, ठीक है। ई नॉट का वैल्यू पता है आपको, और सी का वैल्यू आपको पता है, 3 × 10⁸, ठीक है। तो वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। क्लियर है? लो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब अगर हम बात करें, ये देखो जो कि मैंने लास्ट में स्पीड का बताया, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल इन मीडियम विथ स्पीड इतना, किसी भी मीडियम में जो स्पीड है ये इतना है, ठीक है। मीडियम का स्पीड लिखा हुआ है, सी मीडियम जो है वो 1.5 × 10⁸ है। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इतना, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विल बी, ठीक है। परमिएबिलिटी दिया हुआ है, परमिटिविटी पूछता है, ठीक है। यानी परमेबिलिटी यानी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ई आर का वैल्यू गिवन है, हमें म्यू आर का वैल्यू पूछा, ठीक है। तो हमें पता है कि
सी मीडियम इज इक्वल टू सी वैक्यूम, ठीक है, अपॉन रूट अंडर म्यू आर ई आर, है ना? बोलो। Yes, sir. और ये जो हो जाएगा 3 × 10⁻, और ये अभी लेके ही दिया हुआ है, यानी पी आर का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं बार पूछा। तो ये देखोगे कैंसिल हो जाएगा, और ये 1.5 ये 2 से कैंसिल कर देगा, यानी रूट अंडर 2 म्यू आर का वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाएगा। स्क्वायर करोगे तो 2 म्यू आर इक्वल टू 4, तो म्यू आर का वैल्यू बेसिकली 2 आ जाएगा, है ना? तो एक क्वेश्चन हम इस पे कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बैक हो रहा था। चलो, इसका जल्दी से बतलाओ आप लोग, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। बताओ, आपने क्वेश्चन भेजा है सर ए ऑप्शन आ रहा है। ये आदम है कि इसमें ज्वाइन मतलब यस सर। क्वेश्चन भेजा है क्या मुझे? यस सर, 2 भेजे हैं सर। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। हाँ, इसमें देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक तो शायद मैंने ले रखा है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, देखो, आई कैप यहाँ पे है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये आई कैप है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, ई एक्स इक्वल टू 40 कॉस ओमेगा को तुम अंदर भी ले जा सकते हो, ज्यादा नहीं तो ऐसे ओमेगा टी माइनस Z/C, ठीक है। तो ये चीजें तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो हमें बेसिकली एक तो ये ई नॉट है, ठीक है, तो हमें बी नॉट पता करना होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि ई नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। तो जो बी नॉट होगा वो ई नॉट बाई सी होगा, तो बी नॉट का जो वैल्यू हो जाएगा, अच्छा सी के टर्म में ही बोला है, तो 40/C, ठीक है। तो ये बी नॉट हो गया। तो हम तो ऐसे लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू बी नॉट, जो भी चीज़ है वो डायरेक्ट रह जाएगी, कॉस कॉस ओमेगा टी माइनस Z/C। तो ये तो वैसे ही रह जाएगी, बी नॉट का वैल्यू 40/C रख, ठीक है, बी नॉट का वैल्यू 40/C, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 40/C, ये तो गलत हो जाएगा, 40/C, कॉस अंदर का भी टर्म वही रहेगा, सब में वही है, ये जे है, ये आई है, ये के है। हाँ, अब हमें डायरेक्शन की पता करना है। तो अब तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई एक्सिस के लॉन्ग है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, सॉरी, जो वेव है वो किधर जा रहा है, तो वेव जो देखोगे तो यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, तो वेव जो है वो जेड डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव जेड में जा रहा है या निगेटिव जेड में, वो दोनों का कोफिशिएंट देखोगे तो एक का पॉजिटिव है, एक का निगेटिव, यानी पॉजिटिव जेड में जा रहा है, ठीक है।
तो अब ये तो पता चल गया कि जो बी है वो वाई में जाएगा, बी का डायरेक्शन वाई में होगा, पॉजिटिव वाई होगा, नेगेटिव वाई होगा। तो बी देखो वाई में कौन है, यानी जे में कौन है, ये तो आई में जाएगा नहीं बी, क्योंकि आई तो एक्स में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आई में है, और मैग्नेटिक फील्ड जे, सॉरी जो वेव जो जा रहा है वो जे में जा रहा है, तो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आई और जे में हो नहीं सकता है, ठीक है, आई और जे में नहीं हो सकता है, सॉरी आई और ये के है ना, आई और के में नहीं हो सकता है, आई और के में नहीं हो सकता है, तो ये रहा आई और ये रहा के, तो ऑप्शन वन ही बचा। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम यहाँ से भी बतला सकते हो कि जो डायरेक्शन है इसका आई कैप है, इसका डायरेक्शन के कैप, तो आप रिलेशन देख सकते हो, रिलेशन आप B इक्वल टू ई क्रॉस सी, बी कैप इक्वल टू ई क्रॉस सी कैप, ठीक है, बी इक्वल टू ई क्रॉस सी, ई जो है वो आई कैप के लॉन्ग है और सी जो है वो के कैप के लॉन्ग है, तो आई क्रॉस के करोगे ना तो क्या आएगा, ये सही लिखा ना मैंने, सी क्रॉस सी, ये गलत आ रहा था, सी क्रॉस सी, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें थोड़ा भी गलत करोगे ना तो ये गलत हो जाएगा आपका, सी क्रॉस की, ठीक है, सी, सी किधर है, के कैप, तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई करोगे तो क्या आएगा, जे, देखो ये आता है ना करने, आई जे के, ठीक है, तो के क्रॉस आई, ठीक है, के क्रॉस आई, ठीक है, जे कैप सर। जे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है 60 मिली हर्ट्ज, ठीक है, मेगा हर्ट्ज, ठीक है, तो 60 इंटू 10 के पावर 6 हो जाएगा ना, यस सर। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, और वेव जो है वो ऑसिलेट कर रहा है लॉन्ग जेट डायरेक्शन, इससे तो कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बिलीव म्यूचुअली, तो ये ठीक है। इच अदर द वेवलेंथ ऑफ द वेव लैम्डा पूछ लिया इसने, चलो वेव ईएम वेव है तो इसका स्पीड भी पता होगा हमें, 3 × 10 के पावर 8, तो इस दोनों से हमें लैम्डा निकालना। देखो हमने लिखा था कि लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई के ना, यस बोलो, सर। हमें के निकालना होगा, और एक हमें पता है रिलेशन, भी इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू के इंटू भी, जो मैंने भी लिखा था ओमेगा बाई के, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू के इंटू भी, ठीक है, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है, ठीक है, हमें बेसिकली के निकालना है, और ये भी कुछ नहीं, ये स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड ऑफ वेव है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू के इंटू सी, ठीक है, तो जो सी होगा वो हमें के निकालना है, तो के जो होगा वो ओमेगा बाई सी होगा, जो के होगा वो ओमेगा बाई सी होगा। अब ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन है, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, या तुम ऐसे भी लिख दो, ओमेगा के जगह पे तुम 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिख दो, फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता है, तो के जो हो जाएगा ओमेगा के जगह 2 पाई फ्रीक्वेंसी अपॉन सी। अब के का वैल्यू यहाँ पे रख दो, के का वैल्यू रखोगे तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई ऊपर है, और के जगह 2 पाई एफ, और पाई में सी आएगा, यानी सी ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो लैम्डा जो है वो सी बाई एफ है, ठीक है, तो तुम एक चीज याद रखना हमेशा, फ्रीक्वेंसी और इसमें रिलेशन, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और स्पीड ऑफ वेव में रिलेशन याद रखना, ठीक है, कि
जो लैम्डा होगा वो सी बाई एफ होगा, या वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड बाई फ्रीक्वेंसी के किसी भी वेव के लिए, साउंड वेव में भी यही होता है। ठीक है, मैं इसलिए स्पीड ना लेके भी लिख देता हूँ, स्पीड बाई एफ। ठीक है, तो या ऐसे लिख रहा हूँ v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। ठीक है, तो कोई भी फार्मूला याद रखना कि स्पीड ऑफ वेव इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्पीड ऑफ वेव इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लैम्डा जो हो जाएगा स्पीड बाई फ्रीक्वेंसी, और स्पीड हमें पता है स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁻⁸ ये EM वेव है तो, और फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है 6 × 10⁻⁶। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा तो ऊपर 100 बचेगा, और ये तो ये 50 आ जाएगा ना। सर 5 आ रहा है लैम्डा। 6 5 आ रहा है, कुछ गलत है। अच्छा 60 है ना, 60 है ना। हाँ, तो लैम्डा जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये इस रिलेशन को भी याद रखना, ये किसी भी वेव के लिए है। ठीक है, साउंड वेव में भी होगा, स्ट्रिंग वेव में भी होगा, तो किसी भी वेव के लिए ये इक्वेशन है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा, इस हाँ क्वेश्चन बोलो। का पीडीएफ ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है मैं भेज दूंगा। अच्छा किस क्वेश्चन का? हाँ मतलब पीडीएफ इसका नहीं आया ग्रुप में, एक दूसरा वाला आया। इसका PDF ग्रुप में? नहीं आया सर, सब BO4 में। क्या बोल रहे हो? अच्छा P04। हम्म, आप तो ये डाउट ग्रुप में हो ना, फिजिक्स डाउट हाँ ग्रुप? सर उसमें भी हूँ, दोनों में हूँ। ठीक है, उसी में भेज दूंगा मैं। ठीक। अच्छा एक दो क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन ये था माधव आपका, यस सर। तो इसमें बेसिकली ना दो चीजें दी हुई है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ EM वेव व्हिच इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज गिवन बाय इतना। ठीक है, एक वेव दिया हुआ है, उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट गिवन इतना। अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर होल्ड लेंथ दिया हुआ, होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ EM एनर्जी। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एनर्जी भी होता है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही पढ़े होंगे, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी बाई वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी बाई वॉल्यूम जो होता है एनर्जी डेंसिटी, वो हाफ इप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट का स्क्वायर, याद है? यस सर, मैग्नेटिक फील्ड में ठीक है, होता है यस सर। B हाँ स्क्वायर टू हाँ में। हाँ, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ये होता है। तो कोई भी वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर है, वही चीज की बात किया कि एक सिलेंडर है, उसका लेंथ कितना दिया, वो कुछ एनर्जी स्टोर किए हुए अपने अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी स्टोर जो हो जाएगा वो एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी हाफ इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये जो एनर्जी स्टोर किए हुए हैं वो गिवन है। ठीक है, कुछ एनर्जी स्टोर किया हुआ है। इफ अनदर सिलेंडर ऑफ सेम लेंथ बट हाफ द डायमीटर, लेंथ तो सेम है, डायमीटर हाफ का है। देखो बेसिकली जो वॉल्यूम होगा ना सिलेंडर का, वो होगा इसका ये एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम जो हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ होगा, और एरिया को हम πr² लिख सकते हैं, πr² इंटू लेंथ। तो ये हो गया वॉल्यूम का सिलेंडर। ठीक है, तो दूसरा जो सिलेंडर है उसका लेंथ तो सेम है, लेकिन रेडियस जो है वो आधा है। ठीक है, तो रेडियस आधा होने से क्या होगा, वॉल्यूम जो हो जाएगा 1/4 टाइम हो जाएगा, है ना? बोलो, यस सर। है ना? तो अगर हम इसका वॉल्यूम V ले लें तो इसका वॉल्यूम V/4 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस आधा होने से R²/4 हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो बेसिकली ये जो है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये, तो दूसरा जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम V/4 था, वो रखा गया। इफ द एनर्जी सिलेंडर ऑफ सेम लेंथ बट हाफ द प्रीवियस वन होल्ड सेम अमाउंट ऑफ EM वेव एनर्जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द corresponding EM wave should be modified as। अच्छा, यानी इसमें भी और इसमें दोनों में सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों में सेम स्टोर हो रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पीक वैल्यू है E0 ये था। फर्स्ट केस में जो E0 है वो गिवन है 100,
तो इसका ई नॉट पूछा है, क्या ई नॉट बोल देते हैं कैश, ठीक है, इसका पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, क्या कर दो, दोनों का एनर्जी इक्वल कर दो, ठीक है। इसमें जो एनर्जी होगा ऊपर वाले का अगर हम एनर्जी लिखे तो हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाले का लिख रहे हैं, इंटू ई नॉट का स्क्वायर, ई नॉट जो है वो 100 है, ठीक है, 100 का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमने भी लिखा है, ठीक है। अब इसका लिखोगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई हमें पता नहीं है वही कैलकुलेट करना है, ई नॉट डैश इंटू इसका वॉल्यूम V/4, ठीक है। हम भी के टर्म में इसलिए लियो क्योंकि वो कैंसिल ही होना है, ये भी कैंसिल होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट हाफ एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, तो ई नॉट आ गया ना यहाँ पे, जो ई नॉट डैश जो आएगा वो 4 इंटू स्क्वायर है ना, ई नॉट डैश का स्क्वायर 4 इंटू 100 का स्क्वायर, तो ये वैसे कहीं 200 आ जाएगा ना, यस सर, 2 यस टाइम्स सर। आएगा। ठीक है। तो 200 का देख लो ऑप्शन सी, ठीक है। यस सर। तो ये 25 का क्वेश्चन है सर, 25 का है ना, मतलब देखो जो ईएम वेव होता है वो एनर्जी भी कैरी करता है और मोमेंटम भी कैरी करता है, ठीक है। तो ये गलत है कि नॉट कैरी मोमेंटम, मोमेंटम भी कैरी करता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज 0, ये भी गलत है। रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज 0, ठीक है। जब मास मूव कर रहा होता है तो उसका जो है, जब प्रोटॉन जब मूव करता है तो उसका जो मास है वो 0 नहीं होता, रेस्ट मास 0 होता है, तो दोनों गलत है। अरे, दोनों गलत का तो ऐसा दिया ही नहीं। Yes, sir. एज फॉल्स, ये तो फॉल्स है, मास ऑफ प्रोटॉन ही 0, तो इसमें हो सकता है कि इसने कंसिडर कर लिया होगा रेस्ट मास ही, ठीक है। ऐसा आपने पढ़ा है कि रेस्ट मास 0 होता है, पढ़ा है ना, ठीक है। ये तो सर इसमें रेस्ट मास शायद, 0 होता है, ऐसे 0 नहीं हाँ, होता। हाँ वही ना, तो हो सकता है उसने एज्यूम किया होगा, तो ये हो जाएगा सही से, ठीक है। ये देखो अरेंज, मैंने बताया ना अरेंज करने का, तो ये आप देख लेना एक बार, इधर से इधर जाने पे लैम्डा जो है वो डिक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को या तो म्यू से भी डिनोट किया होगा कहीं पे या एफ से भी, ठीक है। तो दोनों चीज फ्रीक्वेंसी है, म्यू या एफ, ठीक है। तो इधर से इधर जाओगे, रेडियो माइक्रो इंफ्रा जैसे जैसे जाओगे आगे, ठीक है। गामा रे का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक इक्वेशन में यहाँ पे भी अभी लिखा है, जो प्रूव भी किया था, ये कि लैम्डा इक्वल टू V/F, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि जो लैम्डा है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो यार, अब तो ये सब कर लेना आप, ये भी वही चीज है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखो इसमें जो क्वेश्चन है ना ज्यादातर इसी तरह के आते हैं, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन माधव ने भेजा है वो मैं यहाँ पे दूर करता हूँ। लॉजिक गेट का, है ना, ये भी यस सर। 25 का ही है। यस सर, 28 जनवरी। चलो मैं करता हूँ। यहाँ पे और गेट है, और एक सिग्नल, इसके पास दो सिग्नल आ रहे हैं, एक ये और एक जो सिग्नल आ रहा है वहां पे नॉट लगा हुआ है ना, ए बी, एक नीचे भी और लगा हुआ है गेट, सेम गेट। इसके पास जो सिग्नल आ रहा है वो ए बी ही आ रहा है, ठीक है। इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, नॉट यहाँ पे लगा हुआ है, तो जो बी का नॉट है वो इसके पास आएगा, सिर्फ इसके पास बी ही आएगा। और ये दोनों सेम गेट है, और यहाँ पे एक तीसरा लॉजिक गेट है वो डिफरेंट है, ठीक है, और गेट है, ठीक है।
ठीक, और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है इसका, ये नॉट हो गया। चलो, ए बी सिग्नल है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बोला है कि इसमें कौन सा इसके इक्विवेलेंट होगा, यही है ना। यस सर। तो चलो हम इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो तुम देखोगे ना, तो इसके पास जो आया ए, और इसके पास बी, यहाँ से बी चलेगा लेकिन यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो बी बार आ जाएगा, और इसके पास तो ए बी ही आएगा। तो अब यहाँ देखो और गेट है, तो ए डॉट बी बार, और यहाँ पे ए डॉट बी, ठीक है। अब जब ये सिग्नल यहाँ पे आएगा ना, तो ये और गेट है, तो दोनों को ऐड करेगा, ऊपर से एक नॉट लगा हुआ, ठीक है। तो पहले तो ऐड करके फिर एक बार लग जाएगा, यानी दोनों का जो है यहाँ पे एडिशन होगा, ये ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी, और यहाँ पे एक नॉट लगा हुआ है तो उस पर एक बार लग, तो जो फाइनल जो आउटपुट आएगा अपना ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ये कर सकते हो, डिमॉर्गन्स लगा सकते हो, ठीक है। एक तो वाई इक्वल टू ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी का बार। अब यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इसमें डिमॉर्गन्स लगाओगे तो ऐसा आ जाएगा। क्या करें, ये एक अलग ले लो और ये एक अलग, तो यहाँ पे लगाओगे तो ए डॉट बी बार का बार, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ए डॉट बी, है ना, यहाँ तक क्लियर है सभी को। यस सर। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं थोड़ा सा चेंज, कि ए, अब यहाँ पे भी लगाते हैं क्या डिमॉर्गन्स, है ना। चलो, यस सर। हाँ हाँ, अब यहाँ से क्या करो तुम, कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ए को पहले दोनों से, तो ए बार प्लस ए बार बी बार, प्लस अब बी को, तो ए बार बी प्लस बी बी बार। अच्छा एक बात तो, ठीक है ना। अब एक बात तो ए बार, ठीक है, एक ए बार इंटू ए बार क्या हो जाएगा, ए का कोई भी वैल्यू रखोगे, मान लो ए जीरो रखते हैं तो क्या आएगा, वन। तो वन 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 आ जाएगा, और ए को तुम फिर यस वन सर। रखते हो तो, वन रखते हो तो तो जीरो, जीरो आ जाएगा। ठीक है। यानी हम दोनों को हटाकर एक ही लगा सकते हैं ए बार, दोनों तो सिग्नल सेम ही है, एक ही रख दो। ए बार को हटा के ए बार सिर्फ लिख सकते हैं, प्लस ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस, अब बी इंटू बी बार क्या होगा, जीरो। बी का वैल्यू तुम वन रखोगे तब भी ये जीरो आएगा, बी का वैल्यू जीरो रखोगे तब भी ये वन आएगा, देख लो करके। बी का वैल्यू तुम वन रखोगे तो ये वन ये जीरो हो जाएगा, है ना। बी का वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो इंटू वन, तो जीरो ही होगा ना ये ओवरऑल, यस है ना। सर। अब तुम यहाँ तो इसको जीरो रख दो, अब यहाँ से तुम ए बार को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा वन प्लस ए बार तो कॉमन आ गया, बी बार प्लस बी। अब इसका वैल्यू तुम बताओ, ये क्या हो सकता है, वन होगा, है ना। यस सर, वन ही होगा।
1 होगा ना, क्योंकि तुम कुछ भी रखो, बी का वैल्यू पहले 1 रखो, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 1, और बी का वैल्यू 0 भी रखोगे तो, है ना, बी का वैल्यू अगर 1 भी रखोगे तो 1 प्लस 1, और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 1, है ना, तो ये पूरा ओवरऑल 1 हो जाएगा, तो ये ए बार के इक्वल आ गए। ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन 3 देखो, ऑप्शन 3 ऐसा दिया हुआ है, ये लॉजिक है। ओके इस सर। पूरे को इस पूरे को क्या के ना ऐसा बना दो, एक ही सिग्नल दो, ठीक है, y इक्वल टू ए बार। अच्छा, y इक्वल टू ए बार कैसा होता है, नॉट गेट हो जाता है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो नॉट गेट ये हुआ, ये ऐसा, सिर्फ एक ही सिग्नल, यानी दोनों सिग्नल को, ये आपने पढ़ा होगा, जब लॉजिक गेट पढ़ा होगा तो बताया गया होगा कि जब और गेट और नॉर गेट के दोनों, मतलब सिग्नल, देखो आउट इनपुट वाले को जब हम कनेक्ट कर देते हैं ना, ठीक है, कि मान लो यहाँ पे एक ऐसा है, या ये नॉर और नॉट और नॉर और नाइंड गेट हो गया, ठीक है, ये नॉर ये नाइंड गेट हो गया क्योंकि दोनों के नॉट लगा हुआ है। अब दोनों के इनपुट को तुम जोड़ दोगे ना, तो ये भी नॉट हो गया और ये भी नॉट हो गया, ठीक है, तुम कुछ भी लगोगे, ए लाओगे तो यहाँ पे ए बार आएगा, यहाँ पे भी ए लाओगे तो यहाँ पे भी ए बार आएगा, ठीक है। तो नॉर या नैंड, ठीक है, नॉर या नैंड गेट को, ठीक है, तुम दोनों आउटपुट को, इनपुट को जोड़ दोगे तो वो नॉट गेट बन जाएगा, क्लियर है। और नॉट गेट का यही यस बिलीव, सर। तो वाई इक्वल टू ए बार या बी बार कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आया वो ए बार आया, ठीक है, तो y इक्वल टू ए बार आया ना, ए बार, तो यानी कि जो सिग्नल है सिर्फ ए जा रहा है इसके पास, ठीक है, जो सिग्नल है सिर्फ ए जा रहा है इसके पास, तो ऑप्शन जो 3 है ना, जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 1 में देखोगे तो ए बी, 2 में देखोगे तो बी जा रहा है, ठीक है, 2 में भी देखोगे तो नॉट ही है, लेकिन वो सिग्नल जो है बी जा रहा है, तो बी तो गलत होगा क्योंकि यहाँ पे पता चला कि सिर्फ ए जा रहा है, ए बार का, या वाई इक्वल टू ए बार, ठीक है, ठीक। हाँ जी, क्लियर है सभी को। चलो ठीक है, तो चलो ठीक है, तो बाय एवरीवन। हेलो। हेलो। सर मेरा क्वेश्चन अच्छा वो भी बता दोगे, सेंटर और मास का है। क्या आप भेज देना, मैं ना सॉल्व करके ग्रुप में भेज दूंगा अभी, ठीक है, थोड़ा देर में। ओके सर। ओके, चलो ठीक है, चलो बाय एवरीवन। बाय सर।